Vande Mataram student, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Student, this is the fourth part of the chapter number 2 of class 10th, acids, bases and salts. ये फोर्थ पार्ट है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का। आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट सेशन भी है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हम लोग ज़्यादातर जो है वो एसिड बेस के बारे में पढ़े हैं, और ये अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जो कि एसिड बेस ही मेनली जानना है। इसमें मोस्ट ऑफ द जो है वो आपके कुछ बेसिक सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं, तो बी केयरफुल, आप इसको ध्यान से समझेंगे। और जिन लोगों ने हमारी पुराने सेशन मिस कर दिए हैं, उसको नहीं देख पाए हैं, वो जा कर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे सारी वीडियोज़ और साथ ही साथ इस चैप्टर के PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स पर अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी टुडे सेशन स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कंपाउंड्स, जो कि सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पर क्लास 10th। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, बस हम यहाँ पे केवल डिस्कस करेंगे क्लास 10th के, जो कि आपके सिलेबस में है। फर्स्ट, कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट होता क्या है। तो कॉमन सॉल्ट को जनरली हम लोग कहते हैं, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को ही हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, या फिर हम इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। इसका अगर हम मेजर सोर्स देखें कि इसके मेजर सोर्सेस कहाँ पर हैं, कि जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, तो वो होता है आपका सी वाटर। सी वाटर जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, जनरली हम जानते ही हैं, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो सी वाटर को हम इवोपरेट करके वाटर को वेपराइज कर देते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो सॉल्ट होता है वो हम यहाँ पर मिल जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को जो NaCl मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू प्रिपेयर NaCl इन लैब में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सिंपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आपस में करा करके भी NaCl प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, जो कि आप लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फूड का। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर ये सॉल्ट नहीं होता तो हमारे फूड में कोई टेस्ट ही ना होता। तो ये हमारे फूड का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी इसी से होता है। तो ये बेसिकली हम लोग अगर इसके यूज की बात करें तो हम इसको यूज करते हैं फूड में टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ इससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि NaCl क्या होता है और कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। नाउ लेट्स सी अनदर वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, प्रिपेयर्ड ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया जाता है कि व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस, या फिर व्हाट इज़ द प्रोडक्ट इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, या फिर इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, या फिर कहते हैं कि इस क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का यानी कॉमन सॉल्ट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन टर्म जब भी यूज किया जाएगा तो आप तुरंत NaCl + H2O यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग
ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। ठीक है, तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब हम वाटर में सोडियम क्लोराइड को मिक्स करके डिसॉल्व करके ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं और साथ ही साथ उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जो कि एक तरह का मेथड होता है जिसमें हमें प्रोडक्ट में मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इलेक्ट्रोलिसिस कराते समय हम दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। तो हमें यहाँ पे एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है और कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस मिलता है, और साथ ही साथ आपका जो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और ये भी जनरली कैथोड के ही पास में प्रेजेंट होता है। तो आप रिएक्शन के हेल्प से देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो एनोड पर जो होता है वो क्लोरीन होता है और कैथोड पे जो होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव जो होता है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है, और जो आपका क्लोरीन होता है वो निगेटिव होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है, तो जहाँ करके वहाँ पर एनोड पर चिपक जाता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसके हेल्प से आप बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव के पास जाएगा और जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव के पास जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वन, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेम है, केमिकल नेम है, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो CaOCl2 होता है। सो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली में तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बट हमें यहाँ पे जनरल चीज़ें इसके बारे में जाननी है कि इट ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम दो तरह के लाइम होते हैं जनरली, यहाँ पे हम लेमन की बात नहीं कर रहे हैं, लाइम उसको नहीं आप समझेंगे। यहाँ पे लाइम जो है वो चूना, एक क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम यानी कि CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, और जब उसमें हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। तो जब हम ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस पास आउट कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का, और वाटर साथ में बनता है। तो यहाँ पर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन करने के लिए यूज करते हैं स्लैग्ड लाइम और क्लोरीन गैस का। गॉट इट। अब बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जनरली हम लोग यूज कहाँ करते हैं। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट होता है, यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, और साथ ही साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये जनरली जो क्लॉथ्स होते हैं उनके रंग उड़ाने में यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर एजेंसी होती है या फिर जहाँ पर पेपर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि जो रिसाइकलिंग होती है न्यूज़पेपर की तो उसके पल्प से कलर, जो भी उसमें लिखावट का जो कलर होता है उसको हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो वाइट क्लॉथ्स होते हैं उनको भी साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग कर सकते हैं, और ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है, तो इसको हम वाटर में डाल करके वाटर को डिसइंफेक्टेंट करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे जगहों पे इसका जनरली हम लोग स्प्रेड करते हैं इसको जहाँ पर कि बहुत सारे मच्छर वगैरह या बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जर्म्स होते हैं, उनको किल करने के लिए भी इसका स्प्रेड किया जाता है। जनरली जहाँ पर कूड़ा करकट डाला जाता है वहाँ पर भी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में जनरली यूज किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि कलर को हटाने में कैपेबल होता है।
नाउ लेट्स सी अनदर वन, बेकिंग सोडा। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेकिंग सोडा का जनरल अगर हम इसका मॉलिक्यूलर नेम पहले जाने तो इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है, बट इसका केमिकल नेम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे होता है, तो ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन मीन्स NaCl प्लस H2O। ब्राइन सोल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास आउट कराते हैं, तो फॉर्मेशन होता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये फॉर्मेशन होता है बेकिंग सोडा का। तो इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेट होता है, यानी कि ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसे ही हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसके जनरली अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे अधिक यूज होता है, इसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। तो खाने वाला सोडा जनरली कहाँ यूज होता है, बेकरी शॉप में यूज होता है। बेकरी शॉप में जो भी स्नैक्स बनाए जाते हैं, जैसे ब्रेड है, आपका ब्रेड बनाने में इसको यूज किया जाता है, साथ ही साथ केक बनाने में यूज किया जाता है, भटूरे बनाने में यूज किया जाता है, साथ ही साथ जो ब्रेड पकौड़े वगैरह होते हैं उन सभी को भी बनाने में यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमारा स्पंजी और फ्लफ़ी होता है। जैसे आप अगर कंपेयर करें तो घरों पे अगर आप देखते होंगे कि जनरली हमारे घरों के जो पकौड़े होते हैं वो बहुत ही क्रंची होते हैं, लेकिन जो मार्केट का पकौड़ा होता है वो काफ़ी फ्लफ़ी होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो वेंडर्स होते हैं, जो उसको बनाने वाले होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा इसके अलावा भी एक जगह और यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा आपका एंटी एसिड है, यानी एंटा एसिड है, यानी एसिडिटी को कम करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो हमारे यहाँ ओकेजन्स वगैरह होते हैं, जैसे शादी ब्याह या फिर और कोई ओकेजन्स, तो उसके भी जो भी फूड आइटम्स बनाए जाते हैं उसमें भी हम जनरली बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिससे कि लोगों का लूज मोशन ना हो, पेट खराब ना हो, डाइजेस्ट हो जाए आराम से, एसिडिटी ना हो, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। तो बेकिंग सोडा मिक्स करने से ये सारी एडवांटेजेस होते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है वो बेसिकली खाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों एक ही जैसे हैं और ऑलमोस्ट इनका फार्मूला भी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आप इसको ध्यान देंगे, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो वॉशिंग सोडा जो है उसका जो केमिकल नेम है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो फार्मूला है वो है Na2CO3.10H2O। स्टूडेंट्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन वो Na2CO3.10H2O होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो आप इसको जब नोट डाउन करेंगे कॉपी में तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो वहाँ Na2CO3.10H2O होगा। इन फर्स्ट स्टेप ये जनरली 3 स्टेप्स में होता है, बट यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप जो है वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा हम कैसे बनाते हैं वो आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर केवल हम 2 ही स्टेप्स का यूज करेंगे। अगर हमें बेकिंग सोडा नहीं पता होता तो हम 3 स्टेप्स का यूज करते। तो पहला स्टेप बेकिंग सोडा बनाना, सेकेंड स्टेप जो होगा वो बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट स्टेप में जब हम सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलाइज करते हैं किसके हेल्प से, वाटर के हेल्प से, तो ये फॉर्मेशन होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। इसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि वाटर प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो होता है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वॉशिंग है, वॉशिंग यानी कि कपड़े धोने में। तो जनरली ये डिटर्जेंट साथ ही साथ सोप वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, और ये
केमिकल्स के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। ये लैब में बहुत सारे केमिकल्स का प्रिपरेशन करने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज है कि इसे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। क्यों फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो आग बुझाने में वो हेल्प करता है। तो जितने भी आपके स्कूल वगैरह में आप देखते होंगे कि छोटी छोटी बॉटल्स रखे गए रहते हैं, उसके कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वॉशिंग सोडा यानी कि आपका सोडियम कार्बोनेट लिखा गया रहता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। जब इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें एक नाम है पेरिस। पेरिस का मतलब क्या है? पेरिस तो आप जानते होंगे कि फ्रांस की कैपिटल है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कुछ रिलेशन है पेरिस से? क्या बिल्कुल यहाँ पर इसका एक रिलेशन है कि ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है जिप्सम से, और जिप्सम की पहाड़ियाँ जो हैं वो पेरिस के आसपास पाई जाती हैं। इसी वजह से इसका नाम जो रखा गया है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन जो है वो वहीं पर हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसके पहले हम इसका केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला जानेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये तो कॉमन नेम है, इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट भी आप बोल सकते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, CaSO4.12H2O। प्रिपरेशन कैसे होता है? जब इसे हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जिप्सम क्या होता है? जिप्सम भी एक तरह का सॉल्ट होता है जो कि हाइड्रेटेड ही सॉल्ट है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O रिमूव हो जाता है, या फिर आप 3/2H2O को भी बोल सकते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली H2O जो है वो पॉसिबल है नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रिपरेशन जो फॉर्मेशन होता है वो हम रिएक्शन में तो इसी को लिखते हैं, बट अगर एग्जैक्टली अगर हमसे पूछा जाए तो उसका फार्मूला होगा 2CaSO4.H2O। यानी जो एग्जैक्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो होता है 2CaSO4H2O। ठीक है, आप अगर 2CaSO4.H2O यूज करते हैं या फिर CaSO4.12H2O यूज करते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि 2CaSO4.H2O, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही बात की जा रही है। तो दोनों ही जो हैं वो करेक्ट हैं, CaSO4.12H2O भी करेक्ट है और 2CaSO4.H2O भी करेक्ट है। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो बेसिकली जो इसका यूज होता है वो घरों में प्लास्टरिंग के फॉर्म में यूज किया जाता है। प्लास्टरिंग यानी दीवारों को वाइट वॉशिंग करते समय प्लास्टरिंग किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिससे कि इस पे पेंटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से हो सकती है। क्योंकि इसका सीमेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। वाइट सीमेंट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया जाता है। साथ ही साथ इसकी एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है कि ये जब इसमें हम वाटर मिक्स करते हैं उसके बाद वाटर मिक्स करने के बाद जब ये सूखता है तो जितना अधिक सूखेगा उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसी एडवांटेज के कारण इसको बोन फ्रैक्चर जब होता है तो उसकी जो प्लास्टरिंग करते हैं डॉक्टर, उसमें भी यूज किया जाता है। जनरली आप देखते होंगे कि जब किसी पर्सन का हाथ या पैर कुछ भी फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर लगाते हैं डॉक्टर, तो वो भी जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे डेंटिस्ट भी यूज करते हैं जो कि टेम्परेरी फीलिंग होती है टूथ में, किसी किसी की टूथ में जब कैविटी हो जाती है
या कुछ होल्स हो जाते हैं तो उसमें फीलिंग करते हैं, तो जो टेम्परेरी फीलिंग होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही की जाती है। साथ ही साथ इससे फायर प्रूफ क्लॉथ्स भी बना सकते हैं, फायर प्रूफ ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं और कुछ डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। कुछ खिलौने वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं जो कि घरों में सजाने वगैरह के काम में आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब सॉल्ट है जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है। एक पार्ट और हम देख लेंगे इसमें कि ये रिमेनिंग रह गया था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। प्रीवियस पार्ट में हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किए थे, बट वहाँ पे हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, तो उस रिमेनिंग पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि दीज आर दोज इंडिकेटर्स हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, ऑल्फैक्टरी जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, मतलब कि हमारे स्मेलिंग से। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका ऑर्डर यानी जिनका स्मेल अलग अलग हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उन्हें ही हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे फर्स्ट है आपका ऑनियन। स्मेल ऑफ ऑनियन डिमिनिश इन अ बेस एंड रिमेन्स एज इट इज इन एन एसिड। ठीक है, क्योंकि ऑनियन जो होता है वो ऑलरेडी एसिडिक स्मेल प्रोड्यूस करता है या फिर उसमें से एसिड का प्रोडक्शन होता है जिसके कारण हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अगर हम इसे बेस के कांटेक्ट में रखते हैं तो वहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो जाता है यानी डिमिनिश्ड हो जाता है, तो और ऑनियन का स्मेल नहीं आता है। बट वहीं अगर हम एसिड के साथ रखते हैं तो वो उसके साथ उसी तरह बना रहता है। तो अगर हमें टेस्ट करना होता ऑनियन से भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर बेस है तो बेस के कांटेक्ट में जाने पर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा यानी कि ये हार्म नहीं करेगा, लेकिन एसिड के साथ ये एज इट इज़ बिहेव करेगा। नेक्स्ट है आपका वेनिला। द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस डिसअपियर्स व्हेन इट इज़ एडेड टू ए बेस। वेनिला का भी जो ऑर्डर है वो डिसअपियर हो जाता है जब इसको बेस में ऐड किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ वेनिला एसेंस परसिस्ट व्हेन इट इज़ एडेड टू एन एसिड, यानी कि वेनिला में भी एसिड के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो जब ये बेस के साथ रखा जाता है, बेस के कांटेक्ट में आता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन एसिड के साथ जाने पर ये उसी तरह से प्रेजेंट रहता है। एक और होता है आपका टर्मरिक, हल्दी। जनरली हम लोग देखते ही हैं। इन एसिड्स येलो कलर ऑफ टर्मरिक रिमेन्स येलो। एसिड के साथ ये येलो कलर का होता है तो येलो कलर का ही रहता है, बट इन बेसेस येलो कलर्स ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड, लेकिन बेस के साथ ये रेड कलर में हो जाता है। तो आप बेसिकली देखते होंगे कभी कभार अगर हमारे क्लॉथ्स पे हल्दी या फिर कुछ ऐसे फूड आइटम्स या फिर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, पकी हुई वेजिटेबल्स जिसमें कि हल्दी हो लग जाता है और उसे जब हम सोप से धुलते हैं तो वो रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर का हो जाता है, क्योंकि सोप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो बेस के कांटेक्ट में आने के बाद ये रेड कलर का हो जाता है, लेकिन एसिड के साथ ये येलो ही रहता है। तो ये टर्मरिक था। ये तीनों ही आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहे जाते हैं, जिससे कि ऑर्डर से जो इंडिकेट करते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकेंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपके अनदर चैप्टर्स के भी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के चैप्टर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अगर आप चाहते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो के PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।